राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हरिद्वार में दिव्य प्रेम सेवा मिशन के कार्यक्रम में पहुंचे और इस मौके पर राज्यपाल जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ ही बाबा रामदेव भी मौजूद रहे हैं। आपको बता दें कि हरिद्वार के दिव्य प्रेम सेवा मिशन में पिछले 1 साल से रजत जयंती समारोह मनाया जा रहा है, जिसके तहत दिव्य प्रेम सेवा मिशन में 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन का आयोजन किया गया। और वहीं इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज दिव्य प्रेम सेवा मिशन के समारोह में भाग लेने पहुंचे। इस दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित किया और हरिद्वार पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का स्वागत किया। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से दिव्य प्रेम सेवा मिशन के कार्यक्रम में शिरकत करने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहुंचे। हरिद्वार पहुंचे हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री भी नजर आ रहे हैं और उन्होंने इस कार्यक्रम को संबोधित भी किया है। देवभूमि में महामहिम राष्ट्रपति पहुंच चुके हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। बाबा रामदेव भी मौजूद हैं। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जो राज्यपाल हैं उत्तराखंड के, वो भी मौजूद हैं। तो संबोधन कर रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो पुष्कर सिंह धामी ने संबोधन किया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। दिव्य प्रेम सेवा मिशन के रजत जयंती समारोह में जिस तरीके से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहुंचे हैं, उनकी पत्नी भी साथ में उनके मौजूद हैं। दोनों वो मौजूद हैं। और आपको बता दें कि पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे और राष्ट्रपति का स्वागत उन्होंने किया और साथ ही संबोधन भी इस कार्यक्रम में किया। तो हरिद्वार पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उनकी पत्नी उनके साथ में मौजूद है। उसी प्यार और उसी स्नेह के हम सभी को समझ मिलता है। जब मैं आना था तो उनको लगा होगा कि मैं उनको भूल गया, मेरे भाई भूल गए होंगे। लेकिन मुझे याद है जब मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ता था तब आप शिक्षा मंत्री होते थे, तब अनेकों बार आपको भेंट होती थी। और इन्होंने योग को पूरी दुनिया के अंदर और जन जन तक ले जाने का जिन्होंने काम किया है और उत्तराखंड को ही पूरे देश को जिन्होंने गौरवान्वित किया है। इस सेवा के अनुष्ठान में जो मंच के सामने जैसे बता रहे थे हमारे सभी श्रद्धेय महापुरुष मंत्रीगण हैं, सांसद महोदय, हमारे पूरे उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से, पूरे देश और विदेश से आए हैं। आप सब ने अपनी अपनी आहुतियां दी और जहां हमारी भी आहुति की आवश्यकता थी तो तन मन धन से पतंजलि योगपीठ पहले भी था, आज भी और आगे भी भाई आशीष जी के साथ। उत्तराखंड राज्य की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद रितु खंडूरी उत्तराखंड आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए शहीद स्मारक पहुंची, जहां विधानसभा अध्यक्ष ने शहीदों की मूर्तियों पर पुष्प चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने शहीदों को नमन करते हुए कहा कि उत्तराखंड राज्य निर्माण में अपने प्राणों की आहुति देने वाले राज्य आंदोलनकारियों के बलिदान को प्रदेश हमेशा याद रखेगा। तो शहीदों को श्रद्धांजलि देने रितु खंडूरी पहुंची और रितु खंडूरी हाल ही में विधानसभा अध्यक्ष और विधानसभा स्पीकर बनी हैं। उसके बाद सीधे वो शहीदों को याद करने पहुंची हैं, शहीदों का सम्मान करने, उनको पुष्प अर्पित करने, पुष्प चढ़ाने के लिए यहाँ पहुंची। देख सकते हैं रितु खंडूरी शहीदों को और शहीदों की मूर्तियों पर पुष्प चढ़ाकर उनको नमन कर रही हैं, उनको याद कर रही हैं। रितु खंडूरी ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, शहीदों को नमन करते हुए तस्वीरें आप देख सकते हैं और उनका शहीदों की मूर्तियों के प्रति जो उनका बलिदान है वो याद करने की बात सामने आए। राज्य के निर्माण में आंदोलनकारियों ने प्राणों की आहुति दी और शहीद स्थल पहुंची हैं नवनिर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष। देख सकते हैं तस्वीरों में आप, तो शहीद स्थल पहुंची नवनिर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष और शहीदों को श्रद्धांजलि उन्होंने अर्पित की है। तो शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने रितु खंडूरी पहुंची हैं और तस्वीरों के जरिए आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह से उनका शहीदों के प्रति श्रद्धा भाव है, उनका जो है रिश्ता है, इस रिश्ते को कभी भुलाया नहीं जा सकता। क्योंकि जो कुर्बानियां शहीदों ने दी हैं, जो बलिदान शहीदों ने दिए हैं,
शहीदों की मूर्तियों पर वो पुष्प चढ़ाकर उनको नमन करने के लिए रितु खंडूरी ने बता दिया है कि राज्य में आंदोलनकारियों के बलिदान का क्या महत्व है। रितु खंडूरी ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है और इस श्रद्धांजलि के तौर पर उन्होंने पुष्प अर्पित किए हैं। मैंने आज अभी अपना कार्यभार संभाला है स्पीकर के तौर पर, और सबसे पहले पूजा करने के बाद मैं सीधे स्मारक स्थल पर, शहीद स्मारक स्थल पर पहुंची हूँ और अपने शहीदों को नमन करके अब मैं अपना कार्यक्रम आगे कार्य कर रही हूँ। इसलिए शहीदों को नमन करने के लिए मैं यहाँ पहुँची हूँ। मूर्तियों पर पुष्प चढ़ाकर नमन करती हुई नजर आई रितु खंडूरी और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि वो जो रितु खंडूरी हैं उन्होंने शहीदों को नमन किया है। शहीदों को नमन करने के लिए वो शहीदों की मूर्तियों पर पहुंची और शहीदों की मूर्तियों पर पुष्प चढ़ाकर उनको सलाम किया। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता रोहित सोनी जुड़ गए। रोहित, जिस तरह से शहीदों की मूर्तियों पर पुष्प चढ़ाकर नमन करने रितु खंडूरी पहुंची हैं और रितु खंडूरी अभी नवनिर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष हैं और सीधे तौर पर वो शहीदों को नमन करने के लिए शहीदों की मूर्तियों पर पहुंची और वहां उन्होंने मालाएं भी अर्पण की। क्या जानकारी उसको लेकर आपके पास? बिल्कुल, देखिए, नवनिर्वाचित जो विधानसभा अध्यक्ष हैं रितु खंडूरी, वह आज जो है शहीद स्थल पहुंची थी जो देहरादून में मौजूद है और शहीद स्थल पहुंच करके उन्होंने शहीदों को नमन किया है। दरअसल अभी तक के अगर हम इतिहास उठाकर देखें तो जिस भी नेता को बड़ा पद मिला, या तो मुख्यमंत्री बने हो या फिर नेता प्रतिपक्ष बने हो या फिर विधानसभा अध्यक्ष बने हो, वह पद की शपथ लेने के बाद या फिर पद उनको मिलने के बाद जो सबसे पहले शहीद स्थल ही पहुंचते हैं। क्योंकि शहीद स्थल पर जो उत्तराखंड राज्य बनाने को लेकर के जो आंदोलन किया गया था उसमें जो शहीद हुए थे उन लोगों की मूर्तियां वहां पर मौजूद हैं, उनको वह नमन करते हैं और नमन करने के बाद जो है अपनी नई पारी की शुरुआत करते हैं। तो यह शुरू से ही परंपरा रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री 23 तारीख को शपथ लेने के बाद 24 तारीख को शहीद स्थल पहुंचे थे। इसी क्रम में कल रितु खंडूरी ने जो है उनको वो दिया गया, प्रमाण पत्र दिया गया और निर्वाचित हुई कल, जिसके बाद आज वह खुद शहीद स्थल पहुंची थी। फिलहाल ये परंपरा है, परंपराओं को निर्वहन करने को लेकर के भी रितु खंडूरी पहुंची हैं और उन्होंने प्रदेशवासियों को यह आश्वस्त किया है कि विधानसभा की कार्रवाई बहुत अच्छे ढंग से चलेगी और सभी सदस्यों से, विधानसभा सदस्यों से अनुरोध किया है कि विधानसभा की गरिमा को बनाते हुए जो विकास से जुड़े हुए मुद्दे हैं उन तमाम मुद्दों को भी सदन में उठाने की कोशिश की जाए, ताकि जनता की जो जिसके लिए जनता ने चुन करके भेजा है उनके वादों पर खरा उतर सकें। जी तो बिल्कुल, शहीदों को नमन करने रितु खंडूरी शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंची और शहीद स्थल पर उन्होंने पूरी आस्था के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ उनको नमन किया और कहीं ना कहीं जो उनके द्वारा दी गई कुर्बानियां हैं, जो उनके द्वारा दिए गए बलिदान हैं, उनको याद किया है। आंदोलनकारियों ने जो आहुति दी है उसकी प्रेरणा भी उनको मिली है। ये भी कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि वाकई जिस तरीके से जो शहीद हैं, जो आंदोलनकारी हैं, जिन्होंने ये राज्य बनवाने के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, न सिर्फ भूमिका निभाई बल्कि अपनी जान भी दे दी, तो अब उनको याद करना सबसे ज्यादा अहम हो जाता है रितु खंडूरी के लिए भी। रोहित, 22 साल हो गए हैं, लेकिन राजगठन से पहले की बात करें तो यह आंदोलन जो है शुरू से चलता रहा है, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र एक अलग भौगोलिक परिस्थितियां हैं, तो इसको लेकर के शुरू से कवायद चल रही थी कि प्रदेश का जो विकास है, पर्वतीय क्षेत्र का विकास है, वो उसके अनुरूप होना चाहिए। उत्तर प्रदेश का अभिन्न हिस्सा था, तो उस दौरान जो विकास कार्य थे वह यहाँ पर धरातल पर नहीं हो पाते, क्योंकि इसका भौगोलिक परिस्थितियां उत्तर प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियां काफी अलग हैं। यही वजह की पर्वतीय एक अलग राज्य की मांग चल रही थी और उस मांग को लेकर बिल्कुल, तो एक अलग राज्य की मांग चल रही थी और उस मांग को कहीं ना कहीं पूरा करने के लिए बलिदान दिया गया। आंदोलनकारियों ने जो बलिदान दिए उसको याद करती हुई रितु खंडूरी भी नजर आई। बहुत शुक्रिया रोहित, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। हम खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बताते हैं उत्तरकाशी में 4 धाम से पहले ही गंगा और यमुना घाटी में होटलों की एडवांस बुकिंग हो चुकी है। आपको बता दें पिछले 2 सालों में कोरोना की वजह से 4 धाम यात्रा नहीं चल पाई थी, लेकिन इस बार कोरोना के केसों में गिरावट को देखते हुए घाटी में भारी मात्रा में श्रद्धालु आने वाले हैं और वही अब प्रशासन भी यात्रा की व्यवस्थाओं को सुचारू करने में जुट गया है। आपको बता दें मुख्य सचिव उत्तरकाशी आए थे, जहां उन्होंने होटल से जुड़े व्यवसाय और जिला और स्थानीय प्रशासन की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। तो घाटी में होटलों की बुकिंग लगातार हो रही है और इसीलिए हो रही है क्योंकि लगातार अब
कोरोना का जो फिलहाल खतरा है वो टला हुआ है और इसी की वजह से लोग वहां पहुंचना चाहते हैं, चार धाम यात्रा करना चाहते हैं। श्रद्धालु एडवांस में बुकिंग करा रहे हैं। कोरोना की वजह से नहीं चल पाई थी, हालांकि पहले भी ये यात्रा की जा रही थी लेकिन उस तरह से नहीं हो पा रही थी और इसलिए ये यात्रा बंद की गई थी, लेकिन अब वो बुकिंग हो गई है। यात्रियां जो बुकिंग दे रहे हैं बहुत ज़बरदस्त से इस बार यात्रा चलने वाली है, क्योंकि कहीं पर भी होटल अभी खाली नहीं है। इसलिए पूरे जो भी व्यावसायिक हैं सब उत्साह से भरे हुए हैं कि चलो इस प्रकार से अगर भगवान न करे पिछले साल के जैसे कोरोना का अगर कोई दौर न चले तो बहुत अच्छी तरीके से इस बार यात्रा चलने वाली है। और हम प्रशासन और सभी से अनुरोध करेंगे कि वो लोग भी इस पर विशेष ध्यान दें ताकि जो भी यात्रा है सुचारू रूप से चले और जो भी रास्ते हैं उनको थोड़ा जल्दी से जल्दी ठीक करवाएं। हमारे संवाददाता दीपक नोटियाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। दीपक, जिस तरह से चार धाम यात्राओं की व्यवस्थाओं में जुटा है प्रशासन और इसको लेकर अब एडवांस बुकिंग भी होने लगी है, खचाखच एडवांस बुकिंग हो चुकी है, क्या जानकारी उसको लेकर आपके पास? जी, पहले तो मैं ये बता दूं कि 2 साल कोविड काल बीतने के बाद जो है पहली बार जो है इस समय जो होटल व्यवसाय उनके अंदर उत्साह है और जितने होटल हैं गंगोत्री में, यमुनोत्री में लगभग सब खचाखच कर चुके हैं ऑनलाइन बुकिंग से। जी दीपक, जिस तरह से लगातार इससे पहले यात्रा नहीं हो पाई क्योंकि व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही थी, कोरोना था और लोग भी नहीं पहुंच पा रहे थे, लेकिन इस बार चूंकि कोरोना भी कम है और हालांकि ये नहीं कहा जा सकता कि कोरोना नहीं है, कोरोना बरकरार है, लेकिन कोरोना कम है और उसकी वजह से इस बार चारधाम यात्रा करने की जो लोगों की ख्वाहिश है वो भी बढ़ती जा रही है। ऐसे में एडवांस बुकिंग होने में कितनी व्यवस्थाओं की जरूरत है, किस तरह की व्यवस्थाएं प्रशासन इस वक्त कर रहा है वहां? जी, प्रशासन की तरफ से कल जो यहाँ पे जो हमारे राज्य के मुख्य सचिव है वो यहाँ पे यात्रा व्यवस्था देखने आए थे और उन्होंने जो कमियां थी यात्रा व्यवस्था में उन्होंने जो उनको जो है उत्तरकाशी जिलाधिकारी को ठीक करने के निर्देश दे दिए हैं और इस समय यात्रा जो है बहुत बम्पर ढंग से चलेगी। ये विश्वास यहाँ के जो पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोग हैं उनको है। इससे कितना फायदा पर्यटन को होगा दीपक? जी, से तो जो हमारी जो कोविड काल से जो अर्थव्यवस्था डगमगा गई थी वो मतलब व्यवस्था जो है पटरी पे आने शुरू हो जाएगी और जो उत्तरकाशी जनपद है ये मेन रूप से पर्यटन पे ही निर्भर है। यहाँ ना तो कोई फैक्ट्री ना कुछ है, लेकिन पर्यटन पे ही निर्भर है और इससे जो है यहाँ के स्थानीय लोगों को और जो यहाँ के होटल व्यवसाय उनको बहुत बड़ा फायदा होगा और जो हमारे चार धाम से जुड़े लोग हैं उनको जो है अच्छा फायदा होने की उम्मीद है। चलिए, बहुत अच्छा रहेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए दीपक। हम खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बताते हैं प्रदेश सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद भी सरकारी स्कूलों में छात्र छात्राओं की संख्या में भारी गिरावट दर्ज हो रही है। सोमवार 28 मार्च से शुरू होने जा रही उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा में इस बार छात्र छात्राओं की संख्या में भारी कमी दर्ज हुई है। शिक्षा विभाग के आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल की तुलना में इस बार 3043 विद्यार्थियों को संख्या लगातार घटी है। साल 2021 की बोर्ड परीक्षा में 20,000 आपको बता दें 660, जबकि आपको बता दें अब 17,000 के आसपास ही विद्यार्थी रह गए हैं। साल 2021 में जहां 129 परीक्षा केंद्र थे तो वहीं 2022 में 123 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। पर्षदीय परीक्षा जो हमारी संचार अभी होगी वो 28 मार्च से और 19 अप्रैल तक चलेगी। इसमें वर्ष 2020-21 में जो पंजीकृत बच्चे थे वो हैं 20,660 और इस बार जो है 21-22 में जो पंजीकृत बच्चे हैं वो 17,690 हैं। छात्रों की संख्या लगातार घट रही है पिछले सत्र की अपेक्षा, क्या कारण होगा? नहीं, घट तो नहीं रही। यहाँ घट रहे होंगे तो कहीं और दूसरे सिस्टम में जा रहे होंगे, बच्चे पब्लिक स्कूल में जा रहे होंगे, सीबीएसई पैटर्न पे जा रहे होंगे, तो बच्चों की संख्या कम नहीं होगी। या ऐसा हो सकता है इस बीच माइग्रेशन भी हुआ हो, क्योंकि पलायन पहाड़ में बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इससे भी हो सकता है कि परिवार मैक्सिमम जो है वो मैदान की ओर चले गए हों। विधानसभा अध्यक्ष के पद पर बीजेपी की कोटद्वार विधायक रितु भूषण खंडूरी की निर्विरोध चुने जाने के बाद सुबह 11 बजे से शुरू हुई अध्यक्ष पद निर्वाचन की प्रक्रिया में विधानसभा सदस्यों द्वारा रितु खंडूरी के नाम पर मोहर लगाते हुए उनका विधानसभा अध्यक्ष उनको चुन लिया गया और अध्यक्ष चुनने के बाद कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने रितु खंडूरी को
विधानसभा अध्यक्ष बनने पर बधाई देते हुए कहा कि उत्तराखंड में महिलाओं को आगे बढ़ाने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। वहीं कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि इस बार रितु खंडूरी को अध्यक्ष पद पर चुनकर इतिहास बनाया गया है कि उत्तराखंड में पहली बार महिला स्पीकर विधानसभा का नेतृत्व करेगी। साथ ही पहले भी बीजेपी की ओर से सबसे कम उम्र के प्रकाश पंत को विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया था। साथ ही आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने रितु खंडूरी को पहली विधानसभा स्पीकर बनाने पर बधाइयां दी हैं। हमारी पार्टी ने महिलाओं को सम्मान देने की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया और उत्तराखंड की विधानसभा की अध्यक्ष के रूप में श्रीमती रितु खंडूरी जी को जो है आज निर्वाचित किया। हम सब लोग प्रस्तावक और समर्थक के रूप में उनका हम लोगों ने सहयोग किया। मैं आज उनको बहुत बधाई देती हूँ। और एक नया आयाम उत्तराखंड में शुरू हुआ है और मैं उम्मीद करूंगा कि दूसरी स्टेट भी इसको फॉलो करें। महिला सशक्तिकरण और महिला सम्मान के लिए बहुत बड़ा स्टेप है ये, और मैं उम्मीद करूंगा कि जिस तरीके से पिछले 5 साल में माननीय रितु खंडूरी जी ने सदन में महिलाओं की आवाज़ उठाई थी, महिला सशक्तिकरण की आवाज़ उठाई थी, स्टेट को आगे ले जाने की आवाज़ उठाई थी, लगातार वो इस सदन में स्टेट को आगे बढ़ाने का काम करेंगी। कि वो एक अनुभवी भी हैं, दूसरी बार की विधायक हैं, पढ़ी लिखी हैं, और मुझे लगता है कि उत्तराखंड में हमने 3 इतिहास रचे हैं। पहला इतिहास तब रचा था उत्तराखंड विधानसभा ने जब सबसे कम उम्र के हमारे विधानसभा अध्यक्ष बने थे स्वर्गीय प्रकाश पंत जी। दूसरा इतिहास तब रचा था हमारे उत्तराखंड विधानसभा ने जब यशपाल आर्य जी अनुसूचित समाज से उनको अध्यक्ष बनाया गया था। और आज तीसरा इतिहास रचा गया है कि उत्तराखंड विधानसभा के में पहली बार जो है महिला अध्यक्ष बनी है, और मैं अपनी ओर से और आपकी ओर से उनको शुभकामनाएं देना चाहूँगा। उत्तराखंड में धामी सरकार का गठन हो चुका है, जिसमें 8 कैबिनेट मंत्री भी शामिल हैं, लेकिन इस बार हरिद्वार जिले से बीजेपी का कोई भी विधायक मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हो पाया। हरिद्वार जिले में बीजेपी ने 11 सीटों में से मात्र 3 पर ही जीत हासिल की, और वहीं रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा का कहना है कि अभी सरकार बनी है, आने वाले समय में हरिद्वार जिले में अच्छे कार्य होंगे। साथ ही पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी उसे बखूबी निभाऊंगा, और मैं पार्टी का एक सच्चा सेवक हूं और जनता की सेवा करता रहूंगा। बीते शुक्रवार को गैस सिलेंडर फटने से गंभीर रूप से घायल 19 वर्षीय अरविंद कुमार की मदद के लिए स्थानीय युवक मसूरी एमजीपी कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष प्रिंस पवार के नेतृत्व में सामने आए, जिन्होंने मसूरी माल रोड और आसपास के क्षेत्रों के लोगों से युवक के लिए आर्थिक सहायता जुटाने की बात कही, जिसमें स्थानीय लोगों के साथ पर्यटकों ने भी उनकी मदद की और आह्वान भी किया। वहीं छात्र संघ अध्यक्ष प्रिंस ने बताया कि शुक्रवार में सिलेंडर का हादसा हुआ, जिससे उनको नुकसान हुआ है, शारीरिक तौर पर उनके चोटें आई हैं, और वहीं प्रिंस बाबा ने सभी लोगों से पीड़ित अरविंद की ज्यादा से ज्यादा मदद करने की अपील भी की है, जिससे युवक को आर्थिक रूप से मदद मिल सके। वहीं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी द्वारा घायल अरविंद की इलाज में हर संभव मदद करने के साथ साथ प्रबंधन को अरविंद के इलाज के लिए किसी प्रकार की भी कमी न होने के निर्देश भी जारी कर दिए। हमारी एक पहल शुरू हुई है कि एक हाथ मदद का। देखिए, माननीय विधायक जी ने भी उनकी मेडिकल मदद की है, हमें बहुत खुशी है, हम उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आभार करते हैं। और हम चाहते हैं, देखिए उसका जो जीवन व्यापन है, बहुत गरीब फैमिली से वो बिलोंग करता है। हमारा 19 वर्षीय का युवक है जो कि यूपी में रहने वाला था, यहाँ रोजी रोटी के लिए आया था, दिन में होटलों में काम करता था और रात को वो गुब्बारे बेचता था। उसी दौरान ये बहुत ही दुखद घटना हुई है। हम चाहते हैं जो हमारा समस्त मसूरी क्षेत्रवासी है, मसूरी के समस्त गणमान्य व्यक्ति हैं, समाज सेवी है, कार्यकर्ता हैं, और जो हमारे नगर पालिका अध्यक्ष है, वार्ड मेंबर हैं, जिससे भी जिस प्रकार की मदद हो सके। हम ये नहीं कह रहे कि हम 20 दें, 50 दें, 1 रुपये की मदद भी मदद होती है, ताकि उसकी फैमिली को आर्थिक मदद हो और इस दुखद घटना में थोड़ा सहारा दिया जाए। अपने हाथ में भी ले लो। तो फिलहाल देवभूमि में बस इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।